इस वीडियो में मैं आप लोगों को किरचॉफ के नियमों पर आधारित न्यूमेरिकल्स को सोल्व कराऊंगा। मैं आपको बता दूं और आप जान भी रहे हैं कि ये किरचॉफ के नियमों पर आधारित न्यूमेरिकल का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल कराए, काफ़ी आसान न्यूमेरिकल थे, आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद से पार्ट 2 में भी मैंने एक न्यूमेरिकल कराया आपको और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया वर्क क्वेश्चन के रूप में कि आप सोल्व कीजिए, उसको खुद एनालिसिस करिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करिए, वो भी हो गया। ठीक है, अब ये पार्ट 3 आता है, किरचॉफ के नियमों पर आधारित न्यूमेरिकल का ये पार्ट 3 है, जिसमें मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन सोल्व करूंगा। ठीक है, मैं और 2 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करने के लिए दूंगा। ठीक है, लास्ट में उसको दूंगा, मैं बताऊंगा कि वो क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, आप उसको खुद सोल्व करिएगा और एक्सपीरियंस करिएगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए, तो ये पार्ट 3 में मैं आपको ये सोल्व करके दिखा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि जो पार्ट 1 था जिसमें आसान क्वेश्चन थे, पार्ट 2 था, ये काफी आसान, किरचॉफ के नियमों पर आधारित ये न्यूमेरिकल काफी आसान होते हैं। इस टाइप के बोर्ड में बड़ी कम चांस होता है कि पूछता है। बोर्ड में आपका पूछेगा 5 नंबर में या 3 नंबर में आपके एग्जाम में। ठीक है, तो वो इसी में आधारित पूछेगा। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने केवल एक लूप वाला केवल एक लूप वाला न्यूमेरिकल किया था, एक लूप वाला। अब ये कितने हो गए? 2 लूप। वैसे तो एक ही लूप है, 2 मेष वाला ये है। समझ में आ गया? ठीक है, लूप में आप ज्यादा मत ध्यान दीजिए। ठीक है, बस इतना है कि भाई ये एक लूप है और ये एक ये लूप है। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए मैं आपसे कई बार बता चुका कि मेष लूप में अंतर होता है। ठीक है, ये छोटा वाला एक मेष है, ये एक मेष है, ये बड़ा वाला एक लूप है, लेकिन आप इसको भी लूप ही समझिए। इंटरमीडिएट में कोई दिक्कत नहीं है, जब इंजीनियरिंग करेंगे तब इसकी बारी आएगी कि भाई इसको बढ़िया से लिखिए, समझिए, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब बात ये है कि देखिए मैं लिखा हुआ हूं, देखिए यहाँ पर पार्ट 3 है ये न्यूमेरिकल का किरचॉफ के नियमों पर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 हो चुके हैं। ठीक है, तो क्या है बोल रहा है क्वेश्चन में, निम्न परिपथ में किरचॉफ के नियमों की सहायता से I1 तथा I2 का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया? देखिए इसमें ऐसा नहीं है, अभी तक हम लोग ये कर रहे थे, केवल एक लूप था ऐसा, उसी में जो धारा था उसको निकालना था। एक समीकरण बनता था, उसी समीकरण को, एक समीकरण कैसे बनता था? किरचॉफ के नियमों, किरचॉफ के दूसरा वाला नियम, वोल्टेज वाला नियम से हम लोग एक क्या करते थे, एक समीकरण बनाते थे, उसी समीकरण से जो भी धारा का मान था वो निकल जाता था, या जो भी कुछ निकालना रहता था। लेकिन ठीक है, लेकिन अब इसमें 2 दे दिया है, एक ये दे दिया है लूप और एक ये लूप दे दिया, वैसे मेष है। ठीक है, तो एक ये लूप और ये लूप, ये दोनों लूप दे दिया है और दोनों में अलग अलग धाराएं हैं, उन दोनों का पूछ रहा है। तो हमको दोनों लूप में हमको KVL लगाना पड़ेगा। KVL लगा करके दोनों लूप में दोनों समीकरण को सोल्व करेंगे, तब हमको हमारा आंसर आएगा। तो चलिए मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूं कैसे सोल्व करना। खैर आसान है, बस स्टेप्स कुछ बढ़ जाते हैं, नहीं तो आसान होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कठिन होता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर I1 लिखा है कि ये एक, देखिए जैसे ये पहले वाला जो लूप है उसमें ये 10 ओम का है, ये 20 ओम का है, ये 50 ओम, ये 15 ओम, और केवल एक ही यहाँ पर सेल लगा हुआ है 3 वोल्ट का। ठीक है, ये सेल लगा हुआ है। पूछ रहा है कि ये I1 का मान कितना होगा, जो इसमें ऐसे प्रवाहित हो रहा है इसमें, और इसमें जो प्रवाहित हो रहा है इसमें, वो I2 का मान वो आपसे पूछ रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि I1 यहां से निकला है। समझिए, देखिए I1 माने थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 5 एम्पियर जा रहा है, मान लीजिए कि ऐसे ये I1 कितना है धारा, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर ऐसे जा रहा है, यहां पर पहुंचा। ठीक है, समझ में आ गया? ये देखिए इस बिंदु पर, और ये बिंदु देख लीजिए एक संधि है, जंक्शन है। जंक्शन मतलब वह बिंदु जहां से आने जाने के लिए धारा को 2 से अधिक रास्ते हैं ना, एक ये आने वाला, एक ये आने वाला, ये जाने वाला, जो भी आने जाने वाले 3 रास्ते हैं ना, तो ये जंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अगर केवल 2 रास्ते होते ना तो वो नोड कहलाता। समझ में आ रहा है? लेकिन ये जंक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए अब इसके बाद से देखिए थोड़ा सा समझिए, एकदम ये मैं आपसे बताया ना कि ये एकदम पाइप की तरह, जैसे पाइप कई ठो, एक ये पाइप है, एक ये पाइप है, एक ये पाइप है, इधर से ऐसे पानी आ रहा है तो कुछ पानी इधर चला जाएगा, कुछ पानी इधर आएगा ना। ठीक है, एकदम उसी के जैसा है। जैसे मान लीजिए ऐसे इसमें धारा कितनी आ रही है, ठीक है, ये 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर है ना, तो उसमें से मान लीजिए कि 3 एम्पियर इधर चली जाएगी, 2 एम्पियर क्या हो जाएगी, उधर चली जाएगी। समझ में आ रहा है? तो कहने का उद्देश्य ये है कि
कि यहां से ये जो ये पथ आपको दिख रहा है, ये वाला रास्ता धारा वाला, इसमें कौन सी धारा बहेगी, I1 ही बहेगी यहां से यहां तक। चलिए मैं नामांकन कर देता हूं थोड़ा सा, इसको A लिख देता हूं, एक सेकेंड, ठीक है, ये बिंदु A लिख देता हूं, इसको B, ये C, इसको D और E और ये इसको F में लिख देता हूं, ठीक है। तो ये जो EF AB है ना, इस परिपथ में कौन धारा बहेगी, I1, यहां से यहां तक I1। ये BCDE ये जो पथ है ना, इसमें कौन सी धारा बहेगी, ये I2 बहेगी, और I3 तो इसमें लिखा ही नहीं है कहीं, समझ रहे हैं। तो मैं आपको अभी समझ में आ जाएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं, ठीक है। निम्न परिपथ में किरचॉफ के नियमों की सहायता से I1 तथा I2 का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, इसमें KVL लगाएंगे, एक बार इसमें KVL लगाएंगे, 2 समीकरण मिलेंगे, दोनों को उपयोग करके हम क्या कर लेंगे, दोनों का सोल्व करके हम आंसर ला लेंगे। लेकिन बात ये है कि ये जो बंद लूप है, इसमें जब हम KVL लगाएंगे तो इसमें तो हमको पता है कि इसमें ये I1 इसमें बह रही है, इसमें भी इसमें I1 बह रही है, लेकिन इसमें कितनी धारा बह रही है पता नहीं चल रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें यहां से यहां तक तो I2 बह रही है, I2, लेकिन इसमें कौन बह रही है पता नहीं चल रहा है, इसमें दिया ही नहीं है, तो इसको हम मान लेंगे, क्या कर लेंगे, मान लेंगे इसको, कुछ भी ऊपर भी मान सकते हैं, नीचे मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो जैसे इसमें मान लेंगे नीचे की ओर ही, ठीक है, ये I3 है, इसमें कितनी धारा बह रही है, I3, ये हम मानेंगे, और ये हम माने हुए हैं, इसका मान हमको नहीं निकालना है। तो I3 को कैसे भी हमको इलिमिनेट करना पड़ेगा, वो ऐसा बनाएंगे कि समीकरण में रहेगा नहीं, ठीक है। I3 का हमको काम लगेगा, समझ रहे हैं। तो I3 का काम लगेगा, I3 को हमको दूसरे के पद में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम, ठीक है, इस I3 का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब ये बिंदु B देखिए, I1 आ रही है, I2 जा रही है, I3 भी जैसा मैं माना हूँ इस हिसाब से जा रही है। तो यहाँ पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम है ना, तो उसी को धारा वाला नियम है ना, उसी को लगा लेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको हम बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले मैं लगा ले रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। तब फिर इसमें I3 जो भी है, ठीक है, हम इसमें एक बार KVL लगाएंगे, इसमें 2 समीकरण मिलेगा, दोनों समीकरण सोल्व करके हम आंसर ला लेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि, ठीक है, अप्लाई करेंगे, अप्लाई KCL, किरचॉफ करंट ला, धारा वाला ला, ठीक है, एट जंक्शन, किस जंक्शन पर बताइए, ठीक है, एट जंक्शन B, ठीक है ना, B है ना, B पर। तो आने वाली का योग, आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर जाने वाली, आने वाली कौन है, केवल I1 है, जाने वाली कौन है, ये I2 है, और क्या है, I3 है, ये जाने वाली है, इनका बीजगणितीय योग ये तो एक ही है, बराबर होगा, है ना। तो ये बताइए, आने वाली का योग बराबर जाने वाली हो गया ना, तो ये बताइए या I3 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, I1 माइनस I2 हो जाएगा, समझ गए। तो देखिए I3 बराबर आ गया ना, समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। कहीं भी ना I3 आएगा ना, तो वहां पर I1 माइनस I2 आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया, ये आप याद रखिए। चलिए अब हम इसमें एक बार KVL लगाते हैं, एक बार इसमें लगाते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो अब KVL लगाएंगे तो इस लूप में जितने भी ये खंड लगे हुए हैं, सबका हमको विभवांतर को जोड़ना पड़ेगा, बराबर 0 करना पड़ेगा। तो हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ते हुए जाएंगे, हमको दिखाना पड़ेगा कि भाई हम ऐसे जोड़ते हुए जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है, इस मेष में, मतलब इस लूप में, ठीक है। तो हम तुरंत अब लिखेंगे अप्लाई, ठीक है, अप्लाई KVL, है ना, KVL वोल्टेज लॉ, ठीक है, इन लूप, कौन सा लूप है, ठीक है, ABEFA, ठीक है, ABEFA, समझ में आ गया। इस लूप में अप्लाई करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब करेंगे यहां से मापना शुरू करिए, इसके बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, प्रतिरोध 10 है और धारा कौन बन रही है, I1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 I1, लेकिन ठीक है, चूंकि हम देखिए धारा इधर बह रही और हम भी क्या हो रहे हैं, उसी दिशा में जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस 10 I1। समझ में आ गया। अब यहाँ से इसका जोड़ लिया, अब जाते अब इसमें आएंगे, तो इसमें भी देखिए, इसमें क्या 15 ओम और ये क्या है I3, तो कितना हो जाएगा 15 I3, लेकिन माइनस की प्लस
प्लस, तो हम भी धारा इधर इसी दिशा में और हम भी क्या है उसी दिशा में, देखिए हम भी उसी दिशा में, तो ये भी क्या हो जाएगा -15i3। समझ में आ गया। ऐसे जोड़ने के बाद अब इधर कोई नहीं, क्यों नहीं, अब ये मिल गया। अब इधर क्या है, माइनस से प्लस जा रहे हैं, बढ़ेगा, प्लस में होगा, माइनस से प्लस है तो प्लस में होगा, तो प्लस, और ये कितना है, ये 3 वोल्ट है ना, 3 वोल्ट है, खुद दे दिया है। अब हो गया, जोड़ लिए। अब यहाँ के बराबर फिर वहीं पर चले गए, बराबर कितना हो गया, ये 0 हो गया। नहीं समझे? तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर -10i1, ठीक है, ये -15i3 बराबर, ठीक है, इधर समझिए ये 3 क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस हट जाएगा। ठीक है, ये जैसे भी करें, ठीक है। अगर इसको बाद में ये बैटरी वाले सेल के विद्युत बल एक पक्ष में और प्रतिरोध वाले एक पक्ष में भी लिखेंगे तो ये सब प्लस आ जाता है, कैसे भी आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस को क्या कर लिए, सब में माइनस, दोनों पक्ष में गुणा कर लिए, तो कितना हो जाएगा, 10i1 है ना, 10i1 प्लस 15i3 बराबर कितना हो जाएगा, 3। लेकिन मैंने आपसे बताया ना कि i3 हमको माने हैं, i3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, i1 i2, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? ये इसलिए लिखेंगे क्योंकि आगे भी ना, ठीक है, आगे भी अब हम क्या करेंगे, इसमें जब केवीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसमें देखिए, इसमें हम केवीएल अप्लाई किए हुए हैं, तो i1, ये i1 और i3 के बीच में, देखिए i1 और i3 के बीच में समीकरण बना हुआ है। जब इसमें अप्लाई करेंगे तो i3 और i2 के बीच में संबंध बन जाएगा ना, तो भाई दो समीकरण और ये चर संख्या कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, i1 i2 i3 रहेंगे, तो फिर हम क्या कर पाएंगे, सोल्व नहीं कर पाएंगे, उसका i1 i2 i3 का मान नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए हमको i3 को दूसरे के पद ऐसे लिखना है कि ये दो समीकरण, जो दोनों समीकरण बने वो एक ही, दो ही चरों में बने। ठीक है, i1 i2 में बने, ये भी i1 i2 में बने, वो भी i1 i2 में। ठीक है, तो यहाँ पर i3 का मान हम क्या कर लेंगे, लिखेंगे, i3 की जगह पर क्या लिखेंगे, i1 i2, तो ये 10, ठीक है, i1 प्लस ये 15, i3 की जगह पर क्या लिखेंगे, i3 की जगह पर, ठीक है, i1 माइनस, ठीक है, ये i2 लिख देंगे। ठीक है, i2 बराबर उधर कितना है, ये 3। इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये 10i1 तो रहेगा ही, 10i1, ठीक है, और ये प्लस, ठीक है, 15i1 हो जाएगा, नहीं प्लस कितना हो जाएगा, ये 15i1, ठीक है, और ये 15 का जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 15i2 हो जाएगा, नहीं 15i2 बराबर उधर कितना है, 2 है, नहीं सॉरी ये 3 है। समझ में, इधर कितना है, ये 3 है। तो सोल्व करेंगे तो 10 ये i1 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, 25i1, ठीक है, माइनस 15i2 बराबर कितना हो जाएगा, 3, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको मैं आपको घेर दूं, इसका उपयोग लगेगा। ठीक है, देखिए इसमें जब हमने अप्लाई किया, ठीक है, तो i1 और i2 के बीच में एक संबंध बन गया है। अब हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे, अब क्या लिखेंगे, ठीक है, अप्लाई, ठीक है, नाउ अप्लाई, ठीक है, KVL इन लूप, कौन सा लूप, ठीक है, अब इसमें, ठीक है, BCDEB, ठीक है, BCDB नहीं BCDEB, ठीक है, EB, समझ में आ गया। तो अब जब अप्लाई करेंगे तो यहां से शुरू करते हैं। अब कहना यह है कि भाई कैसे मापते हुए जाएंगे, ऐसे हम लोग मापते हुए जाएंगे, समझ में आ रहा है, ऐसे। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। हाँ, इसके बीच का विभवांतर 10i2 होगा, 20, ये 20 है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर ये 20i2, ठीक है, लेकिन प्लस की माइनस, धारा भी इधर और हम भी क्या हो रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो माइनस 20i2 हो जाएगा। ठीक है, इधर आइए, इधर, समझ में आ रहा है, इधर, तो अब इधर देखिए, अब इसका बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, इसमें भी i2 है ना, तो इसमें भी क्या होगा, i2 होगा, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये 50i2 होगा। ठीक है, इसमें भी धारा i2 ही बहेगा क्योंकि वो i2 यहां तक रहेगा, 50i2। अब देखिए धारा भी इधर ऐसे आएगी, धारा भी इधर और हम भी उधर जा रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 50i2, और फिर इधर जाने के बाद, इधर जाने के बाद अब इधर, ठीक है, इसमें क्या है, ये 15i3 है ना, ये 15i3 है, लेकिन देखिए धारा इधर i3 जो है नीचे की ओर बह रही और हम लोग क्या है, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो जोड़ते हुए इसका भी जुड़ गया, बीच वहां पर पहुंच गए, बराबर कोई भी वो बैटरी वाला नहीं है, तो उस ठीक है, 0 हो गया, और कोई नहीं है, तो जितना हो गया सबको जोड़ लिए, 3 ही ना है, ये है, ये है, ये है, तो बराबर कितना हो गया, 0। समझ में आ गया। अब इस इसी को सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए -20i2 -50i2 कितना हो जाएगा, -70i2, ठीक है,
-70i2, ठीक है, प्लस 15i3 बराबर 0। i3 की जगह पर हमको क्या लिखना है, i1 -i2, ठीक है। तो ये -70i2 प्लस 15i3 की जगह पर i1 माइनस ये i2 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। अब तो -70i2, ठीक है, प्लस 15 का गुणा करेंगे तो 15i1, ये माइनस कितना हो जाएगा 15i2 बराबर 0, ठीक है। तो -70i2 और -15i2 कितना हो जाएगा, -75, ठीक है। तो क्या नाम है, 75 नहीं, ये 70 15 कितना हो जाएगा, -85i2 हो जाएगा ना, और i2 हो गया, और ये कितना है प्लस 15i1, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो बढ़िया से लिखे i1 पहले i2 को बाद में, तो यहाँ पर 15i1, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ कहीं गड़बड़, ठीक है। अब देखिए, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, आंसर ही नहीं आएगा, समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 15i1 हो गया, अब इसको लिखे माइनस ये 85i2, ठीक है, -85i2 बराबर उधर कितना हो गया, 0। समीकरण नंबर इसको बना लीजिए आप लोग, ठीक है, 3, समीकरण नंबर 3 बन गया, ठीक है। अब देखिए इस समीकरण को देखिए, 25i1 माइनस 15i2 बराबर 3, 15i1 माइनस 85i2, ठीक है, बराबर 0। देखिए इसमें भी i1 i2 और इसमें भी i1 i2, दोनों समीकरण को हम लोग क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, आप लोग क्लास 9th में पढ़े हुए हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण ज्ञात करने के लिए। समझ में आ गया, दो चरों वाला रैखिक समीकरण जैसे ऐसे होता होगा, मैं आपको लिख के बता देता हूं। जैसे 3x प्लस 4y इक्वल टू 3 मान लीजिए, या 2x माइनस चलिए 6y इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। ऐसे आपको दो समीकरण, दो चर थे xy, ठीक है ना, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर x, यहाँ पर y, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो इस समीकरण को सोल्व करने के लिए 3 विधि होती है ना। एक तो होती है, ठीक है, ये क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि होती है। दूसरा क्या होती है, विलोपन विधि होती है। तीसरा क्या होती है, वज्र गुणन विधि होती है। ये आप 9 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो किसी भी विधि से इसको सोल्व किया जा सकता है, सोल्व करके उसका आंसर लाएंगे तो वही x और y का होगा। तो जहां पर यहाँ पर x और y है ना, उसी प्रकार यहाँ पर i1 और क्या है, i2 है। तो इन ये दोनों समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण एकदम उसी के जैसे हैं, ठीक है। तो उन्हीं के जैसे इन दोनों को सोल्व करके और हम क्या करेंगे, i1 i2 का मान ज्ञात कर लेंगे। वही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चा लोग को, जो भी बच्चे हैं, ठीक है, अगर वो KVL पर न्यूमेरिकल अगर उनके सामने आता है तो हमारे हिसाब से वो यहां तक कर लेते हैं। जैसे ये पहला समीकरण ये बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, दोनों ये लोग बना लेते हैं। लेकिन इसके बाद से बहुत लड़के सोल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि से नहीं कर पाते हैं, तो फिर गड़बड़ा जाएगा। आप कक्षा 9 में थोड़ा सा एक्सपीरियंस करिए, थोड़ा पढ़ लीजिए, आप पढ़े होंगे तब तो ठीक आ ही जाता होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ाएगा। तो इनको कैसे भी आपको ज्यादा कठिन नहीं होता है, एक बार किताब देखिएगा 9 वालों का, आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब कैसे सोल्व करना है एक बार और भी मैं, खैर ये किसी भी विधि से कर सकते हैं। चलिए मैं विलोपन विधि से कर ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे थोड़ा सा देखिए यहाँ पर इसको देखिए, ये विलोप i1 वाला जो पद है ना, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इलिमिनेट कर दे रहा हूँ, विलोप कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए ये 25i1, ठीक है, और इसमें 15, अगर इसमें 3 से मैं गुणा कर दूं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 75i1 हो जाएगा ना। और इसमें अगर 5 से गुणा कर दूं तो ये भी 75i1 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये भी 75i1, ये भी 75i1 बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें से इसको घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये विलोप ने i1 वाला पद हट जाएगा, केवल क्या बचेगा i2 वाला ही बचेगा। तो i2 को मान हम यहाँ से क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। तो यही विलोपन विधि होता है, थोड़ा सा आसान नहीं, कम स्टेप होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा कम स्टेप होता है, लड़का थोड़ा सा भी अगर कैलकुलेट करता है, किया होता है, कैलकुलेशन पता है तो कर लेता है, नहीं तो प्रतिस्थापन वाला विधि करना पड़ता है। एक समीकरण से किसी एक क्या नाम है कि i1 या i2 का किसी एक का मान निकाल करके दूसरे में रखता है, तो दूसरे का मान निकलता है, उसका मान फिर निकलने के बाद किसी एक में रखता है, उस जिसका मान निकला हो तो पहले वाले का मान मिलता है, ऐसे ये पता होता है। खैर ये विलोपन विधि आसान है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 2 में, ठीक है, 3 से गुणा कर दे रहा हूँ दोनों पक्षों में, और समीकरण नंबर 4 में मैं 5 से गुणा कर दे रहा हूं, ठीक है। समझ में आ गया,
चलिए, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं समीकरण नंबर, ठीक है, 2 में किससे गुणा करने पर, ठीक है, 5। समझ में आ गया? कोई दिक्कत पड़ा? चलिए पास कर दे रहा हूं, ठीक है। तथा उसी के साथ में कर रहा हूं कि समीकरण नंबर 3 में मैं किससे, नहीं सॉरी, समीकरण नंबर 2 में मैं किससे करूंगा, 3 में। समीकरण नंबर 2 में ये 2 है ना, 3 से तभी ना 75 बनेगा, और समीकरण नंबर 3 में किससे करूंगा, 5 में, ठीक है। विकेट जब हम लोग गुणा करेंगे तो विकेट मतलब जो मिला, ठीक है। तो जब इसमें हम लोग 3 में करेंगे, दोनों पक्षों में एकदम हर किसी पद में करना है। इसमें 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75i1, ठीक है। इसमें करेंगे तो -3 से करना है, समझ में आ गया, 3 से, ठीक है। 75i1, ये 15 या 45, ठीक है, 45i2 हो जाएगा, बीच में बराबर। इसमें 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको 4 मान लीजिए। अब जब इसमें आपको किससे करना है, 5 से, तो 5 15 75, तो ये 75i1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसमें आप 5 से करेंगे 85 में, तो 5 5 25, ठीक है, और 8 5 40, और 40 2 कितना हो जाएगा, 42। समझ में आ गया, 425, ठीक है। जब इसमें आप 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25 और 8 5 40, 2 42, ठीक है, इतना हो गया। इतना i2 हो जाएगा, ठीक है, 425i2 और बराबर, ठीक है, इधर 5 से गुणा कर देंगे तो 0 ही होगा। समीकरण नंबर इसको आप 5 बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो समीकरण है, ठीक है, आए हुए हैं, ठीक है, तो ये 15i1 75i1, ये भी क्या है, ठीक है, 75i1 घटा लेते हैं। तो जब घटाएंगे, ठीक है, ऊपर वाले में दोनों, तो यहाँ पर माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस करेंगे ना, ठीक है, घटाना है तो माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस से हो जाएगा। यहाँ पर माइनस से करेंगे तो इस माइनस में होकर के ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और तो इधर ये माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्लस, ये वाला माइनस से कट जाएगा। देखिए ये इसका चिन्ह माइनस नहीं है, माइनस से हम गुणा किए माइनस करने के लिए, तो ये प्लस हो गया है। समझ रहे हैं, ठीक है। तो 425 में से ये 45, ये 425 प्लस है और ये माइनस 45 है, तो 425 में से कितना, 45 घटाएंगे तो कितना हो जाए, 380, ठीक है। 425 में से 45 घटाएंगे तो 380i2, ठीक है, बराबर इसमें से, अरे 9 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 9 ही ना आएगा, बस 9। समझ में आ गया। तो i2 बराबर कितना, देखिए यहाँ पर 380 i2 है, ये i2 बराबर कितना हो गया, 9। तो i2 बराबर कितना हो गया बताइए, 9/380। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। i2 बराबर जो है मान 9/380 आ गया। यही एम्पियर रहने दीजिए, या इसका मान, ठीक है, ये 9 में 380 से भाग देंगे तो 0, ठीक है, 0236 एम्पियर आएगा, ठीक है। i2 का मान आपको क्या हो गया कि मिल गया। समझ में आ गया, ठीक है, एम्पियर, बस नहीं मिल गया, आराम से देखिए। अब i2 का मान जो है किसी भी समीकरण, ठीक है, जैसे कि किसमें, ये समीकरण नंबर 2 में रखिए, समीकरण नंबर 3 में i2 का मान रखिए, तो किसका, i1 का मान आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। समझ में आ गया। चलिए समीकरण नंबर 2 उस पक्ष में 0 है तो ये आसान रहेगा, किसी में भी रखिएगा i2 का मान, तो i1 का मान मिल जाएगा। तो i2 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, यहां पर लिखेंगे i2 का मान, ठीक है, ठीक है, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना है, ये 15i1, ठीक है, माइनस 85i2 बराबर 0। समझ में आ गया। इस i2 की जगह पर हमको क्या लिखना है, ठीक है, i2 की जगह पर 9/380 लिखना है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर i2 की जगह पर 9/380, ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, ज्वाइंट किया हुआ है तो थोड़ा दिखता है, ठीक है। तो ये i2 की जगह 9/380 बराबर 0, ठीक है, समझ में आ गया। तो 15 ये i1 बराबर कितना, ठीक है। अब ये उधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, कुछ कटेगा भी खैर। तो ये देखिए ये 85 × 9/380, ठीक है। तो i1 बराबर कितना हो जाएगा, i1 बराबर 85 × 9/380 गुणे कितना हो जाएगा, ये 15, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो i1 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 0.134 एम्पियर आएगा। समझ में, यही आपका क्या है, ये आंसर है। i1 का भी मान आपको क्या हो गया, मिल गया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। और कहीं कुछ नहीं, ऐसे ही सोल्व करना है। मतलब जो भी थोड़ी सी परेशानी, जो भी टाइम लगता है ना, वो बस इन्हीं दोनों समीकरण को सोल्व करने में लगता है। नहीं तो ये समीकरण बनाने में, ये सब करने में समय थोड़े लगता है किसी भी लड़के को। समझ में आ गया, ठीक है।
कोई दिक्कत परेशानी? आई होप आप इस चीजों को समझ गए होंगे। समझ गए तभी ठीक है। और इसी प्रकार का न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब समझिए। अच्छा, ये तो हो गया कि आपके एग्जाम में ऐसे पूछेगा, ऐसे ही एकदम देगा और पूछेगा कि I1 I2 का मान निकालिए। दो पर और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दो और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछेगा बता रहे हैं। सब कुछ यही करना रहेगा, कुछ एक स्टेप और बढ़ जाता है और थोड़ा सा 2-3 लाइन और कुछ नहीं बढ़ता है। अगला ऐसे नहीं बोलेगा, ये कुछ नहीं बोलेगा कि I1 I2 का मान निकालिए, कुछ नहीं। ऐसा बोल देगा कि ये जो परिपथ है ना भाई, तो उसमें ये जो 50 ओम का प्रतिरोध है, ये जो आप देख रहे हैं 50 ओम का प्रतिरोध, ठीक है, इसके सिरों के बीच विभवांतर आपको निकालना है। ऐसे ही पूछ लेगा कि कुछ नहीं भाई, ये परिपथ निम्नलिखित है, इसमें 50 ओम का जो ओम का जो प्रतिरोध है, इसके सिरों के बीच विभवांतर, मतलब यहां से यहां तक का जो विभवांतर होगा, ठीक है, किस कलर से लिख दूं? चलिए इस कलर से, ठीक है, ये विभवांतर भी पूछ रहा है। भी माने विभवांतर कितना होगा, ये पूछ रहा है। अच्छा बताइए, विभवांतर भी बराबर क्या होता है? थोड़ा सा बताइएगा। I इंटू आर होता है ना, बताइएगा थोड़ा सा। I इंटू आर होता है कि नहीं? V बराबर I इंटू आर। ये बताइए, इसी के बीच में विभवांतर पूछ रहा है। R हमको नहीं दिया है, R कितना है? 50 है ना। R बराबर इसका कितना है? 50 है। I इसमें कौन सी धारा बह रही है? I2 ही ना बह रही है, I2, ठीक है। और I2 का मान यहाँ पर नहीं निकाल लिए हैं आप, I2 का मान, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है? अगर आपसे कभी बोल दे कि भाई थोड़ा सा ऐसे देखिए, ठीक है, कि भाई आप ये 50 ओम के सिरों के बीच विभवांतर निकालिए, तो आपको सब कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा, एकदम ऐसे ही करके I1 I2 दोनों का मान निकालना पड़ेगा। अगर केवल इसी का पूछा है और कुछ नहीं, तो कम से कम I2 तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक ना, I2, ठीक है। तो I2 के बाद इसके सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे, तो V माने विभवांतर, और किसका? 50 ओम ना, तो यहाँ पर 50 ओम आप लिख दीजिएगा, ठीक है। V माने विभवांतर, ठीक है, किसके बीच का? 50 ओम वाले का, बराबर I इंटू आर होता है। I इंटू आर, तो I इंटू आर नहीं लिखेंगे, इसमें बहने वाली धारा कौन है? इसमें I2, तो यहाँ पर I2, और R का मान इसका कितना है? 50। समझ में आ गया? तो बस वही, ठीक है, यहाँ पर I2 गुणे 50, ठीक है। तो ये बताइए I2 का मान कितना है? 9/380 है ना, ठीक है। तो 9 बटा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 9/380, और गुणे R का मान कितना है? 50। इसी को सोल्व कर देंगे तो जो भी आएगा वोल्टेज में क्या हो जाएगा? वोल्ट, ठीक है। ये भी 50 हो जाएगा, इसके बीच का विभवांतर। ऐसे पूछ सकता है, तो नहीं कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि अगर इसके बीच का विभवांतर पूछता, तो आपको I1 का मान पता होना चाहिए, तो ये प्रतिरोध दे दिया है V, और I1 का मान आप निकाल लिए। ऐसे ही एकदम ऐसे पूरा करना पड़ेगा, एकदम यहां तक करने के बाद तो I1 का मान मिलेगा। तो फिर यहां पर वही V 10 ओम लिख करके उसके बीच का विभवांतर आप क्या कर लेंगे? ज्ञात कर लेंगे कि नहीं, बताइए। समझ में आ गया? अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी से पूछ सकता है। किस प्रकार से पूछ सकता है? कि कुछ नहीं भैया, आप सब कुछ नहीं करिए, बस ये B और E है ना, B और E, इसके बीच विभवांतर निकालिए, ठीक है। तो वही बात हुआ, कभी कभी इसमें एक सेल भी लगा देता है, तो सेल भी लगा देगा, कुछ नहीं करना भाई, यहीं पर एकदम वही KVL ही इस सिरे से इसके सिरे के बीच बस KVL लगा देना है, किरचॉफ का वोल्टेज वाला नियम, अरे जो यहीं पर लगाया गया है, ठीक है। वोल्टेज को एकदम जोड़ते जाइए, ठीक है, और कहीं कुछ नहीं। समझ रहे हैं? धारा की दिशा देख लीजिए, अगर धारा की दिशा यहाँ पर एक और सेल लगा होगा ना, तो कुछ नहीं करना है। धारा की दिशा इधर होगा ना, तो कन्फर्म है यहाँ पर वोल्टेज अधिक वाला होगा, हाई वोल्टेज होगा, और यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा? कम होगा। समझ में? तो यहाँ पर का जो वोल्टेज होगा, यहाँ से वोल्टेज को लेना शुरू करिएगा। यहाँ का वोल्टेज को चलिए VB मान लीजिएगा, VB मान लिया, और यहाँ का वोल्टेज को मान लीजिए VE मान लिया। तो VB यहाँ से लेना शुरू करेंगे, यहाँ का वोल्टेज VB प्लस में, और आइएगा तो इसका विभवांतर मापिएगा, लीजिएगा, नापिए, जोड़िएगा इसका विभवांतर, यहाँ पर जो सेल लगा होगा उसका जोड़िएगा, और इसको जोड़ेंगे तो किस में लेंगे? नीचे वाले का है ना, धारा इधर रहती है, ये हाई वोल्टेज, ये निम्न वोल्टेज है ना, तो इसको माइनस में भी ले लीजिएगा, उसी समीकरणों में लिखिएगा बराबर 0, ठीक है। इतना प्लस इतना, VB प्लस करके VB, फिर प्लस इतना जो भी है, माइनस में जो भी जैसा आप लिख रहे हैं ये, ठीक है, प्लस ये अगर सेल जो लगा होगा उसका, जैसा मैं नियम कानून बताया हूं कि धारा की दिशा में जा रहे उल्टा जा रहे इसमें एकदम वही नियम कानून लगाते हुए, और माइनस करके ये बराबर 0, तो फिर VB माइनस VE का मान निकाल लीजिएगा। VB माइनस VE का मान ही इसके बीच का विभवांतर होगा, जो आएगा सो मान रख दीजिएगा, धारा वारा जो भी आएगा उसमें मान रख करके सोल्व कर लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, घुमर आता है, लेकिन आप क्वेश्चन अगर घर पर करेंगे ना, अपने आप कंठस्थ हो जाएगा। एक आध दो एग्जांपल देखेंगे जैसा हमें बताया। तो
ठीक है, मैंने आपको क्या किया कि इसमें आपको क्या कैसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है, ऐसे आप कर लेंगे, किस प्रकार से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, दो न्यूमेरिकल दे रहा हूं, ठीक है, और उसको आप क्या करिए, ठीक है, खुद सोल्व करिए, ठीक है, और उसको जो भी मतलब सोल्व करिए और एक्सपीरियंस करिए, ठीक है, और जो उसका आंसर आए मन कर कमेंट में बताइए कि हाँ सर ऐसा आया, क्या सही है, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हाँ सही है कि नहीं, ठीक है। तो खैर चलिए, मैं अभी आप ये न्यूमेरिकल क्या इसको मिटा करके अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, वो न्यूमेरिकल लिखूंगा। तो फिलहाल आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब लीजिए ये वर्क क्वेश्चन और खुद सोल्व करिए और आप अपने को एक्सपीरियंस करिए कि भाई समझ में आ गया कि नहीं। अगर पीछे वाली चीजें आपको समझ में आ गई तो ये आराम से आप सोल्व कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, समझ में आ। चलिए तो ये देखिए मैं लिखा हुआ हूं वर्क क्वेश्चन और मैं आपको दो वर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, आप खुद उसको सोल्व करिएगा। कुछ मैं आपको कुछ बता भी दूंगा लेकिन आप खुद घर पर ज्यादा प्रयास करिए, ठीक है। चलिए पहला वाला क्या क्या बोल रहा है कि निम्न परिपथ में धारा I1 का मान तथा, ठीक है, 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक आपको परिपथ दे दिया है, जैसे देख लीजिए ये है, ये 20 ओम का एक प्रतिरोध है, 40 ओम का प्रतिरोध है, 10 ओम का प्रतिरोध है, ये 80 वोल्ट का विद्युत वाहक बल वाली एक बैटरी सेल है, ठीक है। यहाँ पर एक 40 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली मतलब विभवांतर वाली, ठीक है, एक सेल है, ठीक है। ये सब लगे हुए हैं और आपसे क्या बोल रहा है कि यहां पर इसमें दिखा भी दिया है कि परिपथ में दिखा दिया हो, देखिए भाई ये I1 है जो यहां से यहां तक धारा प्रवाहित हो रही I1, ठीक है। ये I2 है, इधर की ओर ऐसे जा रही है, देखिए इधर की ओर है, इधर, ठीक है, इधर की ओर ये ऐसे यहां तक जा रही है। और इसमें ये I3 है, I3 इधर की ओर जा रही है, देखिए इधर से इधर प्रवाहित हो रही है। आपको बोल रहा है कि आप I1 का मान ज्ञात कीजिए, इसका I1 का मान आप क्या करिए, ज्ञात करिए, ठीक है। उसके बाद से आपको बोल रहा है, ठीक है, कि 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये जो 10 ओम है ना, ये वाला, इसके प्रतिरोध, ये जो प्रतिरोध है इसके सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि ये जो प्रतिरोध है उसका एक सिरा यहां पर और एक सिरा यहां पर मैं बना लेता हूं, तो उसके सिरों के बीच के विभवांतर को मैं यहां पर V से डिनोट कर दे रहा हूं, ठीक है, V से डिनोट कर दिया। तो अब इस भी से नहीं बल्कि भी और ये 10 से डिनोट कर दिया, 10 ओम, भी माने विभवांतर और 10 ओम माने 10 ओम प्रतिरोध वाले में। तो इसका प्रतिरोध विभवांतर बराबर क्या होता है ओम के नियम से, I इंटू आर होता है ना, ठीक है, I इंटू आर। तो इसमें बहने वाली आपको धारा मिल जाए, ठीक है, धारा, और आर का मतलब कि ये 10, आर की जगह पर कितना लिखेंगे, 10 ओम, ठीक है, समझ में आ गया। ये आर की जगह पर 10 ओम। आई का मान, आई का मतलब कि इसमें बहने वाली धारा कौन है, I2 है ना, यहां पर I2 लिख लीजिए, समझ में आ गया। तो बस ये इसके बीच का विभवांतर आपको पता हो जाएगा कब, जब ये I2 है ना, I2 का इसके प्रतिरोध 10 में गुणा कर देंगे तो इसके बीच का विभवांतर आपको क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। मतलब अगर बढ़िया से सोल्व करना होगा तो भी 10 ओम यहां पर लिख करके कितना लिख देंगे, I2 गुणे आर, आर का मतलब कि, ठीक है, ये 10 ओम, ठीक है, I2 गुणे कितना हो जाएगा, 10। तो I2 का मान जो भी आएगा ना, सोल्व करिएगा, I1 और I2 का मान निकालना पड़ेगा, एक बार इसमें लगाएंगे, एक बार इसमें लगाएंगे, I3 को क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर KCL लगाएंगे, यहाँ पर या यहाँ पर किसी भी एक जगह पर KCL लगा लीजिएगा, समझ में आ गया। देखिए ये भी जा रही है और ये भी जा रही है, लेकिन ये क्या हो रही है, यहाँ पर आ रही है, ये I3 यहाँ पर क्या हो रही है, आ रही है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर KCL लगा लीजिएगा, आने वाली का योग बराबर जाने वाली, तो जहां पर ये I3 होगा ना, I3 वहां पर इन I1 I2 के पद में जो मान रख लीजिएगा तो I1 I2 का मान मिल जाएगा। I1 का निकालने के लिए बोल रहा है और इसके बीच विभवांतर बोल रहा है, क्यों तो उसके हमको I2 का मान चाहिए, I2 का मान यहाँ पर रख लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा, समझ में आ गया, ठीक है। वही है कि एक बार यहाँ पर पहले KCL लगा लीजिए, एक बार इसमें KVL लगाइए, इसमें KVL लगाइए, दोनों जो समीकरण मिलेंगे सोल्व कर लीजिए, I1 I2 का मान क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, प्रयास करिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको भी घर पे करिएगा। बोल रहा है निम्न परिपथ में प्रत्येक शाखा में, ठीक है, बल्कि निम्न परिपथ के, बल्कि लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है, निम्न परिपथ के प्रत्येक शाखा में धाराओं, ठीक है, ये परिपथ दे दिया है, बोल रहा है कि निम्न परिपथ के प्रत्येक शाखा में धाराओं की तथा बिंदु P व Q के बीच के विभवांतर ज्ञात कीजिए, मतलब उसकी गणना कीजिए। थोड़ा गड़बड़ा गया क्वेश्चन लेकिन आप समझ रहे हैं, ठीक है, इधर समझिए।
एक प्रतिरोध आपको दे दिया है, ठीक है, एक परिपथ, जैसे इसमें ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का, ये ठीक है, ये 5 ओम का, ठीक है, ये 3 ओम का और ये 4 ओम है। थोड़ा दूसरे कलर से इसको मैं लिख दूं, ठीक है। आप ये भाई कलर मिल नहीं रहा है, कहाँ गया, अच्छा छोड़िए जाने दीजिए, लेकिन ये 4 ओम का है, समझ गए, ठीक है। ये 4 ओम का है, ये 5 वोल्ट का, ये 30 वोल्ट का और ये 25 वोल्ट का है, समझ में आ गया। ये 3 ओम का आप समझ ही रहे हैं। तो क्या बोल रहा है कि देखिए इसमें, देखिए इस शाखा में, मतलब ये पूरी एक शाखा हो गई, ठीक है, ये पूरी एक शाखा हो गई, समझ में आ गया, ठीक है। एक ये शाखा, ठीक है, शाखा मतलब कि वह परिपथ का पथ, कोई भी, ठीक है, पथ, ठीक है, एक ही रास्ता, वह परिपथ का पथ मतलब एक ही रास्ता है, यहां से यहाँ 2 नहीं होने चाहिए, केवल एक ही है ना, ठीक है। इसको शाखा बोलेंगे कब, जब इसमें धारा का मान एक ही रहेगा, धारा कम अधिक नहीं, बदले नहीं, तो वो परिपथ है। तो वह परिपथ जिसमें धारा का मान एक ही होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, शाखा बोलते हैं। जैसे कि एक ये शाखा हो गई, ठीक है, एक ये शाखा हो गई और एक ये शाखा हो गई। इन तीनों में जो भी धारा का अलग अलग मान होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो भी धारा होगा उसका आपको मान निकालना है, और ठीक है, P और Q के बीच का आपको क्या निकालना है, विभवांतर ज्ञात करना है। ए भाई तो इसमें तो धारा और दिखाया ही नहीं है, तो क्या करिएगा, ठीक है, अपने मन से दिखा लीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, अपने मन से दिखा लीजिए, अपने मन से किधरो धारा दिखाइए, उससे कोनो मतलब नहीं है, एकदम माइनस में प्लस में कोनो मतलब नहीं है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि नहीं दिखा पा रहे तो ऐसे दिखा लीजिए हमारे हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर इस परिपथ के लिए पूरा I1 ले लीजिए, मान लीजिए इधर, आप इधर भी आप दिखा सकते हैं, इस दिशा में भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, मैंने एक ही किसी दिशा में दिखाइएगा। मान लीजिए इसमें कौन सी हो रही है, यहाँ से यहाँ तक I1 बह रही है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। ये जो बड़ी वाली है इधर वाली, इसमें उधर लेके चले जाइए, ठीक है, ये I2 हो रही है, ऐसे इधर भी ले सकते हैं इसको, नहीं तो इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसमें इधर का ले लीजिए, इसको मान लीजिए I3, तो I1 I2 I3 तीनों का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको तीनों का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक बार तो I3 को क्या इन दोनों के पद में करिए, यहाँ पर पहले KCL लगाइएगा, धारा वाला नियम, ठीक है। तो जहां भी I3 आएगा I1 I2 वाला निकाल लीजिएगा। जब I1 I2 दोनों का मान मिल जाएगा ना, तो जो KCL लगाए रहेंगे, जो समीकरण मिलेगा उसमें I1 I2 का मान रखेंगे, तो किसका मान मिल जाएगा, I3 का मान मिल जाएगा। जो भी मान मिलेगा चिन्ह के साथ रखिएगा, समझ में आ गया, ठीक है, चिन्ह के साथ, समझ में आ गया। तो यहाँ पर I3 का मान मिल जाएगा, तो I1 I2 I3 दोनों का मान मिल जाएगा, समझ में आ गया। एकदम जो इसके पहले मैं न्यूमेरिकल नहीं बताया हूं, एकदम उसी के जैसा है, ठीक है। I1 I2 का मिल जाएगा, तो पहला वाला समीकरण I3 के पद में रहेगा ना, ठीक है। तो I1 I2 का मान रख दीजिएगा, I3 का मान मिल जाएगा, ठीक है। I3 का मान मिल गया, तीनों का मान मिल गया, यही बोल रहा था। दूसरा बोल रहा है कि ये जो बिंदु P और Q है, इसके बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। अभी बताइए कि इसमें जो भी आप धारा माने हुए हैं, नीचे की ओर माने हुए हैं ना, नीचे की ओर, तो कंफर्म है कि इधर अगर धारा बह रही है, मान जैसा माने हैं, तो यहां इधर धारा बहने का मतलब धारा किधर बहती है, ठीक है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा क्या होती है, बहती है, प्लस से माइनस की ओर धारा क्या होती है, बहती है, समझ में आ गया। तो अब बात ये है कि यहाँ धारा इधर बह रही, इसका मतलब यहाँ का जो विभव है ना, ठीक है, यहाँ का विभव, चलिए V और इसको P लिख ले रहा हूं, यहाँ का विभव वो हाई है, अधिक है, ठीक है। और यहाँ का जो विभव है ना, V और Q लिख ले रहा हूं, वो क्या है, लो है, नीचे की ओर है, मतलब लो है, ठीक है। यहाँ का विभव अधिक है, यहाँ का कम है, इसीलिए धारा ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। तो अब इतने दूर का जो ये है ना परिपथ, इसी में आप क्या करिए, KVL लगा दीजिए, तो आपको इसके बीच का विभवांतर मिल जाएगा। यहाँ पर जो विभव होगा VP, उसको प्लस में लिखिएगा क्योंकि तो उच्च वाला है, और यहाँ वाला जो विभव है ना, उसको माइनस में लिखिएगा क्योंकि ये नीचे, ये क्या है, मतलब कि निम्न वाला, ये मतलब विभव है, यहाँ का विभव क्या है, निम्न है, मतलब कम है, ठीक है। यहां से यहां आप KVL लगाइए, ठीक है। धारा क्या हो रही है, इधर बह रही है, अब चलिए आप भी इधर मापते हुए आ रहे हैं, इधर बस यहां से यहां तक, तो एकदम यहां से यहां तक करिए। यहां का विभव किस में लेना है, प्लस में, समझिए इधर, तो V और P मतलब अप्लाई KVL लिखेंगे, अप्लाई KVL इन, ठीक है, लूप या कुछ भी PQ या जो भी है, सो परिपथ PQ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ का जो है VP प्लस लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। इधर आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, इसके बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, 3I3, ठीक है। यहाँ पर 3I3, लेकिन देखिए धारा भी उधर और हम भी उधर जा रहे हैं, धारा भी इधर और हम भी उधर से मापते हुए आ रहे हैं, तो इसको किस में लिखेंगे, माइनस में, ठीक है। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे, इसके बीच का विभवांतर माप ली। यहाँ का विभव जो है ये विभव, यहाँ का विभव ये लिख लिया, फिर इसका विभवांतर ये हो गया, ठीक है। अब इसका देखिए, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। 30
वोल्ट का है, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच का भी माप आ गया। और उसके बाद से यहाँ का विभव, यहाँ का विभव कितना है, माइनस क्यू है ना। ठीक है, माइनस भी क्यू है, तो माइनस भी क्यू हो गया। अब यहाँ माप आ गया, यहाँ माइनस में, क्योंकि यहाँ का कम है, देखिए माइनस में। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का ये लूप हो गया, ऐसे घुमा कर करेंगे तो एक लूप बन जाएगा, बराबर उधर क्या कर लीजिए, 0 कर लीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं। तो आपको Vp माइनस VQ निकालना है, यहाँ पर Vp और ये माइनस ये VQ आपको निकालना है, और जो भी बचा है सबको पक्षांतर कर दीजिए। तो इधर कितना हो जाएगा, 3i3। ठीक है, ये माइनस में तो उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। i3 का मान यहाँ पर बस आपको क्या करना है, रखना है। i3 का मान यहाँ पर रख दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, वही Vp माइनस VQ, मतलब कि ठीक है, Vp मतलब P पर का विभव और ये Q पर का विभव, और दोनों का अंतर मतलब P और Q के बीच विभवांतर यहाँ पर हो जाएगा, पता चल जाएगा, वोल्टेज में, वोल्ट में वो विभवांतर होगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, समझ में आएगा। वही i3 का मान यहाँ पर पता होना चाहिए। तो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, एकदम इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, या तो इस पर आधारित, या तो इस पर, या सिंपल i1 i2 का मान निकालने के लिए पूछेगा, और कहीं कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, कभी कभी आपको कंफ्यूज आता है, एक बात बता देता हूं, याद रख लीजिए। क्या कंफ्यूज आएगा, सेल रोल दे देगा और उसमें दूसरे प्रकार से देगा। देखिए, समझ में आ गया, इतना नोट कर लिए। ठीक है, इस फिगर में थोड़ा सा मैं मिटा करके बनाऊंगा, समझ रहे हैं। क्या बताऊंगा, मतलब बताऊंगा मैं आपको, केवल बताऊंगा, और कुछ करना नहीं है। जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, यहाँ पर 20 ओम है, याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ का जो 20 ओम है ना, यहाँ पर ऐसे मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये 20 ओम है। ठीक है, और यहाँ पर एक सेल लगा देगा। ठीक है, एक सेल लगा दिया। ठीक है, और सेल लगाने के बाद यहाँ पर छोटा सा एक प्रतिरोध ऐसे दिखाएगा, और ऐसे दिखा करके ऐसे उसको घेर देगा। ठीक है, ऐसे देखिए घेर देगा, समझ रहे हैं। और इसको लिखेगा जैसे कि 10 वोल्ट, और इसको लिखेगा, ठीक है, 3 ओम, ऐसे लिखेगा, समझ में, ये 3 ओम जो भी हो, ऐसे बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल मान लीजिए कि विभवांतर कितना है ये, ठीक है, 10 वोल्ट है। और ये छोटा सा जो दिखाया है, ये इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है भैया, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कभी टर्मिनल विभवांतर, ठीक है, और सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के बीच में संबंध इस प्रकार से पूछोगे तो आपको आंतरिक प्रतिरोध याद होगा सेल का। ठीक है, तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो ऐसे अगर दे तब भी कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपल हाई जगह में आर है ना, ठीक है, प्रतिरोध उसी प्रकार एकदम जैसे इसको सोल्व करते हुए आ रहे हैं ना, धारा और दिशा उषा इसका बीच का विभवांतर, एकदम इसका भी विभवांतर मापी एकदम जैसे आ रही, इसमें कंफ्यूज आना नहीं है, दे हड़कीना नहीं है, एकदम सिंपल इसी के जैसा इसको करना है। इसमें इसको मापते हुए चले जाना है, इसको धारा की दिशा में जाएंगे माइनस लिखेंगे, धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे प्लस लिखेंगे, ऐसे एकदम समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे ही करना है, इसमें कंफ्यूजन आना नहीं है। अब देखिए दूसरे प्रकार से भी इसी को दे सकता है, जैसे 10 वोल्ट और 3 ओम दिया है ना, कभी कभी क्या करता है कि ऐसे लिखता है, देखिए मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, इसी को 10 वोल्ट 3 ओम है, ऐसे देगा। ठीक है, ऐसे ही एकदम, ठीक है, एकदम वही मान कैसे देगा देखिए बता रहा हूं। ठीक है, ऐसे और ऐसे दे देगा, और यहां पर कुछ नहीं, आंतरिक प्रतिरोध को थोड़ा सा दिखाएगा नहीं, बस ऐसे लिख देगा 10 वोल्ट और कामा करके 3 ओम लिख देगा। ठीक है, तो 10 वोल्ट माने कि इसका विद्युत वाहक बल है सेल का, और ये 3 ओम यहाँ पर लिखा है ना, उसको दिखाया नहीं है, लेकिन है वहां पर 3 ओम, इसका क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। तो वही प्रतिरोध भले नहीं दिखाया है, आप उसको मान लीजिए, आप फिगर में मन करे दिखा सकते हैं जो अभी मैं आपको दिखाया था। ठीक है, या मान करके उसको एकदम वहीं पर मान लीजिए, नहीं भी फिगर में दिखा रहे हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा सा वो है 3 ओम का, और जैसे इसको सोल्व किए एकदम उसमें धारा और इसके बीच का विभवांतर करते हुए जोड़ लीजिए। ठीक है, केवीएल लगा लीजिए, समझ में आया। यहाँ पर कभी कभी दिखाता है कि भाई कुछ नहीं, बस ये 3 ओम है, तो 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध है, उसको इस आंतरिक प्रतिरोध के बीच का भी विभवांतर जोड़ना पड़ेगा आपको, समझ में आ रहा है। कभी कभी तो सिंपल ऐसे दिखा देता है कि हाँ भाई देखिए ये है, ऐसे घेर देगा, ऐसे में जो मैंने आपको दिखाया, लेकिन कभी कभी नहीं दिखाता ऐसे, तो उसको मान लीजिए कि हाँ यहाँ पर है, मन कर उसको अलग से आप जब दूसरा वाला फिगर बनाइए ना अपने कॉपी पर, तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि भाई 3 ओम है, जो आप नहीं दिखाए हम दिखा देते हैं, नहीं तो भाई हम भुला जाएंगे कैलकुलेट करने में। तो फिर इसको एकदम इसी के जैसा कैलकुलेट, इसके बीच का विभवांतर भी करके कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, जो भी है सो ऐसे कभी कभी आपको एग्जाम में देगा, या थोड़ा बुक देखेगा उसमें दे सकता है। तो आपको ये किरचॉफ के नियम पर आधारित जो न्यूमेरिकल है इसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा और कोई न्यूमेरिकल पूछेगा नहीं। इतना अपना तैयार कर लीजिए एकदम
केवीएल एकदम मास्टर हो जाएंगे। जब आप 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करने जाएंगे, बाय द वे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, सेकेंड फर्स्ट या फिर किसी भी सेमेस्टर में बीटेक करने जाएंगे तो उसमें आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो उसमें केवीएल है बस पढ़ना है। ठीक है, केवीएल के इसलिए पढ़ना मजा आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर पढ़ेंगे, मान लीजिए वही आपका ब्रांच है, तब तो पूरा जिंदगी भर यही पढ़ना ही है, ठीक है। चलिए, तो आपको केवीएल से ये मतलब किरचॉफ के नियम में फिलहाल इतना ही, ठीक है। और भी मैं आपको इम्पोर्टेंट, खैर इस समय एग्जाम चल रहा है तो मैं सिलेबस को पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें जो डेरिवेशंस है या न्यूमेरिकल्स है उस पर मैं जल्दी जल्दी वीडियो आपको दे दूंगा। तो फिलहाल इसमें इतना ही। अगले में मैं देख रहा हूँ कोई जल्दी ही वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कई सौ वीडियो बनाऊंगा एकदम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा आपके ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है, अच्छा नंबर आपका आएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।